था अनुरोध। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021 और 22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। Sir, I rise to lay on the table a copy of the Economic Survey 2021-2022 along with statistical appendix, Hindi and English versions. तो आर्थिक सर्वेक्षण को सदन पटल पर रख दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या इस बार विशेषताएं रहेंगी इस आर्थिक सर्वेक्षण की? क्या कुछ बिंदु उभर कर सामने आएंगे? जी रजनी, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है आर्थिक सर्वेक्षण को, क्योंकि पिछले बजट में जो ऐलान किए गए थे, जो घोषणा की गई थी, उनमें से कितना अचीवमेंट सरकार को हुआ है, क्या क्या सरकार ने लक्ष्य हासिल किए हैं, और इससे एक दिशा कल आने वाले बजट की भी मिलती है कि कौन सी इंडस्ट्री किस स्थिति में है और किस इंडस्ट्री को किस तरह के रियायतें या कुछ अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मोटी मोटी बात अभी हम यहाँ पे करें तो ये है कि 8 से 8.5% जीडीपी ग्रोथ का एक एस्टिमेट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है, और कल जब बजट पर चर्चा होगी तो उसमें और साफ होगा कि किन सेक्टर्स को वित्त मंत्री कुछ रियायतें, कुछ सुविधाएं, कुछ विशेष योजनाएं देने वाली हैं। तो जैसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म हुआ, उसके बाद जो कार्यवाही थी उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक लिखित प्रति टेबल की गई। उसके बाद जो दिवंगत सांसद या पूर्व सांसद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, और उसके ठीक बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इकोनॉमिक सर्वे सदन के सामने रखा है। दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा में एक कार्रवाई होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति वहां भी रखी जाएगी। तो इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। अब तो थोड़ी देर में सारे स्टेटिस्टिक्स सामने होंगे कि किस सेक्टर्स में किस तरह की मजबूती देखी गई। कोविड की चुनौती बहुत बड़ी सामने थी, उसके बावजूद बहुत सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो थोड़ी देर में ही ये सारे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के हमारे सामने होंगे। बिल्कुल। और आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो अपने आप में एक अभूतपूर्व चुनौतियों से भरा ये वक्त रहा है पूरे देश के सामने ही और अर्थव्यवस्था के सामने। ऐसे में उन क्षेत्रों को जहां बहुत ज्यादा जरूरत है सुधार की, आगे ले जाने की, उन चुनौतियों से पार पाना एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही उन क्षेत्रों को, खासकर एमएसएमई की बात करें तो वहां पर उनके लिए कुछ नया बजट में आने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल रजनी, इस जैसा हम बात कर रहे थे कि जैसे ही आंकड़े के सारे होंगे हमारे सामने होंगे तो बहुत अच्छी तरह से बात ये समझ में आएगी कि कल का बजट किस दिशा में हो सकता है, किन किन सेक्टर्स पर सरकार का खास फोकस हो सकता है। खास तौर से जब हम बात कर रहे हैं चुनौती की, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसको कितना सपोर्ट सरकार आगे देने वाली है, इस बजट में किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं उनको। जो हमारे चाहे कोविड के दौर में देखें, जो खुद की भारत ने वैक्सीन जो विकसित की थी, तो ये सारी चीजें कि किस सेक्टर को कितनी सुविधाएं मिलेंगी, कितना सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलेगा, ये सारी बातें थोड़ी देर में उनकी एक दिशा मिल जाएगी कल के बजट के बारे में। जी विकास, अगर इस दौर की बात करें, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, इस चुनौती के वक्त में भी डटी रही। मंदी देखी गई, निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में मंदी देखी गई, लेकिन बावजूद इसके कई बड़े सुधार सरकार की तरफ से, बड़े कदम राहत देने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो चाहे दूसरे क्षेत्रों, सरकार की तरफ से राहत देने के लिए उठाए गए, और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आगे बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी देखें तो उन्होंने विस्तार से बताया कि किन किन सेक्टर्स पर सरकार ने बहुत फोकस रखा है। खासतौर से जो एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं उसको किस तरह से पूरा सपोर्ट दिया गया है चुनौती भरे माहौल में, जो कोविड के चलते पूरे दुनिया में हमने अर्थव्यवस्था पर दबाव देखा। तो जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उनको किस तरह से सुविधाएं दी गई, उनको किस तरह से खड़ा रखा जाए चुनौती भरे माहौल में, उन पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उसका जिक्र आया। और
इकोनॉमिक सर्वे में बहुत और स्पष्ट तौर पर हमें आंकड़ों के साथ जानने को मिलेगा कि किन किन सेक्टर्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कोविड की चुनौती के बावजूद, और कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर थोड़ा बहुत दबाव देखा गया, उसके लिए सरकार और रियायतें लाने के बारे में विचार कर रहेगी अपने इस बजट में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। साल के इस पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और उसके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण फैसलों का विस्तार से उल्लेख भी किया, और एक खास बात ये रही कि कोरोना महामारी के दौरान देश के नागरिक और मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया, और हमने 1 साल से भी कम वक्त में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोजेस लगाने का रिकॉर्ड कायम किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक देने वाले अग्रणी देशों में शुमार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बन रही वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी, लेकिन हमारी सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी एक बड़ा कदम है। तो चुनौतियों के बावजूद एक मजबूत भारत की तस्वीर राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिली है, और इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, जो कुछ भी राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में कहा उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि निश्चित तौर पर मुश्किलें सामने हैं, चुनौतियाँ सामने हैं, लेकिन बावजूद उसके भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल रजनी जी,
क्योंकि बार बार ये सवाल आता है विपक्ष की तरफ से भी और कई डिबेट्स पे यही बात आती है कि सरकार आखिर में किया क्या, ये 3 साल में जो कोविड कार्यकाल में सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, काम क्या है। इस सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो मैं कहूँगा जो आज राष्ट्रपति की जो पूरी एड्रेस है जॉइंट सिटिंग पे जो उन्होंने दिया है, उसमें सारे ये सवालों का उत्तर है कि सरकार ने क्या क्या काम किया है अलग अलग क्षेत्र में। खास करके कोविड को, अगर कोविड की मैनेजमेंट को लेकर अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर मतलब वैक्सीन की तैयारी, फिर वैक्सीन की वितरण, फिर विश्व में सबसे बड़ा जो इम्यूनाइजेशन प्लान जो जिसकी वजह से आज कम से कम 1.5 करोड़ भारतीय जो कवर हो चुके हैं, मतलब 150 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं और कम से कम 90% की हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन वो कवर हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। और साथ में जो स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता रही है उसके लिए उन्होंने किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग कार्यक्रम शुरू किया जो आयुष्मान भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम। इसके अलावा जो अलग अलग जो चीज़ें हुई है उसकी उन्होंने पूरा डिटेल में राष्ट्रपति ने अपने डिटेल में बताया। साथ में दूसरी बात, कोविड कार्यकाल में जो गरीब थे 80 करोड़ जो गरीब के लिए फ्री राशन देने की जो व्यवस्था की गई है जो अभी भी चालू है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की और उसकी भी उन्होंने डिटेल दिया है। उसको फिर जाके आपने देखा होगा उन्होंने किसान को लेकर काफ़ी उनकी भाषण में काफ़ी पोर्शन उस पर है कि कैसे किसानों के लिए जो MSP से लेकर किसान रेल चलाने का जो काम है, मतलब आप कहीं भी आप उत्पादन कीजिए और कहीं भी मार्केट आपको हो वो मार्केट तक पहुंचाने का काम सरकार ने इस कोरोना कार्यकाल में किया है। और दूसरी जो और किसान सम्मान निधि जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं 2 बार साल में किसानों को, जो ठीक फसल जैसे वो सीजन खत्म होती है उसके बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट पैसे चाहिए साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, सरकार डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। वो भी एक बड़ी सरकार की काम है। और साथ में जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े मिशन है उस मिशन में कितने कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये सारी चीजें रजनी जी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में रखा है ताकि जब बहस शुरू होगी इस पार्लियामेंट में बजट सेशन में विपक्ष भी समझ पाए कि सरकार आखिर किया क्या है। इसके लिए एक बड़ा डिटेल इस इनकी भाषण में है। महत्वपूर्ण बात ये रही शेखर अय्यर, अगर हम बात करें तो दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो कोरोना की चुनौती से निपटने में लगी रही और कहीं ना कहीं तमाम विकास कार्य उनके देशों में ठप पड़े रहे, वैक्सीनेशन अभियान को वो लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन भारत में हमने देखा कि एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरकार तमाम चुनौतियों के बावजूद विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री लगातार जनता के संपर्क में थे। ये एक इच्छा शक्ति का भी एक मजबूत उदाहरण है। देखिए, अगर आप अमेरिका जैसे देश देख लीजिए, आज यूरोप देख लीजिए, यूरोप में भी जो हालत है अभी भी वो हालत से बाहर नहीं निकले। और या बड़े देश देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, उसकी तुलना में अगर भारत की परिस्थिति देखें, अवश्य बहुत कठिन रहा। कोरोना के जो सेकेंड वेव जब आया बहुत कठिन हुआ, ऑक्सीजन को लेकर बहुत एक प्रकार से समस्या आई, लेकिन उस सारे चीज़ों को मैनेज करके जो आज की स्थिति पर जहां पहुंचे हैं उसका बड़ा कारण है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वयं इसको पूरा कंट्रोल में लिए। उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य लगे हुए थे कि कैसे दवाई पहुंचे, कैसे वैक्सीन पहुंचे और कैसे ऑक्सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए गए। देखिए, क्राइसिस तो आया, जरूर क्राइसिस आया, लोग बहुत एक फेज था, बहुत क्रिटिकल फेज था, लेकिन उस क्रिटिकल फेज से हम निकल के आज अगर आए हैं और अभी जो बात हो रही है ओमिक्रॉन को लेकर, थर्ड वेव को लेकर, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास अगर पैदा हुई है, उसका कारण है जिस तरह सरकार ने इस क्राइसिस को मैनेज किया है। बिल्कुल निश्चित। और ये जो विकास की जो बयान है, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक समग्र विकास है, संपूर्ण विकास है, किसी एक राज्य पर फोकस नहीं है। जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, पूर्वोत्तर का विकास हो रहा है, उन राज्यों का विकास हो रहा है जिनकी पहले पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए, लद्दाख ले लीजिए, मतलब दूर दूर इलाके जहाँ पे पहले इतना फोकस नहीं था, लेकिन आज जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो आपके रोड डेवलपमेंट का हो, हाईवे डेवलपमेंट का हो, या रेल नेटवर्क की बात हो, या जल जीवन मिशन। आज इस बार आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे में जो जल जीवन मिशन की जो ये थी, मतलब जो कहते हैं जो फ्लोट थी, उस फ्लोट में तो लद्दाख में दिखाया गया कि लद्दाख में भी जल में पानी पहुंचने का काम चल रहा है। मतलब इतनी
पहाड़ी इलाके में भी पानी पहुंचने का जो कार्यक्रम चलाया गया है, सब जगह जल जीवन मिशन चल रहा है, तो घर घर पानी का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम। ऐसे कई आप देखेंगे, दूसरी जो एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं, कई जगह पे एक एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी को लेकर एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं, और ये सारा कारण यही है कि नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो या और कई जगह हो, कि दूर दूर इलाके कैसे कनेक्ट हो, उसके मतलब उसके माध्यम से कैसे आर्थिक सुधार हो, आर्थिक विकास हो। ये एक सरकार की एक ब्रॉड प्लान है, जो प्लान हम देख रहे हैं कि पिछले 6 साल में बहुत आगे बढ़ा है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप पर रणनीति यही है, सोच यही है कि सबका विकास हो, समग्र विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखर अय्यर हमारे साथ ये जानकारी साझा करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सभी सांसदों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा, आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। ये सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास पैदा करता है। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। पीएम मोदी ने आशा जताई कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से चर्चा करेंगे। बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। बजट सत्र के पहले चरण की शुरुआत को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। आज तो सिर्फ अध्यक्षीय भाषण है, इसके बाद फिर कल बजट सेशन है। ये दोनों होने के बाद इनके ऊपर तो चर्चा करने के लिए सभी लोग तैयार हैं।
सरकार तैयार है, विपक्ष तैयार है और बजट सत्र भी तैयार है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, प्रधानमंत्री ने बजट सत्र से पहले जब मीडिया से बात की, उन्होंने एक अपील की है तमाम लोगों से कि इस बजट सत्र को सफल बनाएं। जिस तरीके से बजट सत्र की जो शुरुआत में हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जहां मीडिया को संबोधित किया, वही राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण के जरिए दोनों सदनों के सांसदों को संयुक्त सत्र के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ये बहुत बड़ा अवसर होता है, खासतौर से ऐसी परिस्थितियों में जबकि कोविड के बाद हमारे देश ने जो अपनी जो सक्षमता हासिल की है, क्षमताएं बढ़ाई हैं, उस लिहाज से इन सब चीजों पर, खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर या जो मेडिकल फैसिलिटीज में देश ने जो तरक्की की है, इन सब चीजों पर तरक्की की बात के अलावा जो और चीजें हैं उस पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव का भी वक्त है और ये भी एक जरूरत है, लेकिन चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन सालाना जो सबसे बड़ी जरूरत संसद की होती है, बजट सत्र के माध्यम से देश को आर्थिक दिशा देने का यह बहुत बड़ा अवसर होता है। इस मामले में उन्होंने सभी सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इसमें चर्चा में भाग लें और जो बजट की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या उनकी जो मांगे हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं कि बजट और कैसा हो, उस चीज को लेकर उन्होंने अपील की कि सभी लोग एक सकारात्मक रूप के साथ सदन में आए और चर्चा में भाग लें। वहीं विपक्ष ने भी, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने भी कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है। तो अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बजट को लेकर संजीदा है। बिल्कुल, विपक्ष ने तो कहा है कि वो तैयार हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले सत्रों को देखते हुए इस बार विपक्ष रवैया अपना बदलेगा? देखिए, ये बजट सत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हर हाल में इसको आगे बढ़ाया जाना होता है और हमने पहले भी देखा है बजट सत्र के दौरान शोर शराबा हंगामा हुए हैं, लेकिन अन्य सत्र की तरह इसमें उस तरीके की स्थितियां कम ही देखी गई हैं। हालांकि विपक्ष ने तमाम अपने मुद्दे, जैसे हमारे सूत्र बताते हैं, तैयार किए हैं जिसको कि लेकर वो शोर शराबा और हंगामा कर सकता है। और हम जानते हैं कि इस समय 5 राज्यों में चुनाव है, तो विपक्ष की जो रणनीति हमेशा देखी गई है कि वो शोर शराबा और हंगामा के माध्यम से मुद्दों को हवा देने की कोशिश करता है। लेकिन अभी जबकि विपक्ष ने कहा है कि वो बजट पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो हमें लगता है कि कम से कम बजट पर चर्चा सार्थक रूप से आगे बढ़ेगी और सकारात्मक रूप के साथ दोनों सदनों में चर्चाओं को देखा जाएगा। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक अलहदा समय है जब देश में कोरोना की चुनौती इतनी ज़्यादा थी। उस चुनौती से पार पाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, अपने आप में ये बजट सत्र और ये बजट महत्वपूर्ण होने वाला है। ऋषि, बिल्कुल, देखिए, पूरे दुनिया में जिस तरीके से कोविड को लेकर जो परेशानियां देखी गई हैं, भारत में जिस तरीके से उनसे निपटने की जो अब तक स्थिति रही है, उसमें कह सकते हैं कि भारत ने अच्छी तरीके से इस चीजों को, खासतौर से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। और उसके बाद जो तमाम जो प्रावधान है जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों में जो हमारे संसाधन उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने उन सबको और ज्यादा मजबूती दी है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या पीपीई किट या वेंटिलेटर या मास्क, इन सब चीजों के मामले में भारत करीब करीब आत्मनिर्भर है और दूसरे देशों को भी मदद कर रहा है। ऐसे में बजट में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रावधान और हो सकते हैं जो भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और ज्यादा मजबूत करने को लेकर, क्योंकि इस तरीके से खबरें हैं कि सरकार इसको और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में कुछ और नए प्रयास कर सकती है। निश्चित रूप से, तो एक बजट सत्र जिसका औपचारिक रूप से कल से आगाज होगा, उस पर पूरे देश की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात ताज़ा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है नारी, बदलाव की वाहक, और उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को उत्सव मनाना। राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला और बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण संकाय और छात्र स्वैच्छिक संगठन, महिला उद्यमी और व्यावसायिक संघ इस आयोजन का हिस्सा होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की ये पहली वर्चुअल रैली है। प्रधानमंत्री मोदी जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 5 जिलों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। इसके अलावा पीएम के वर्चुअल संबोधन के लिए प्रदेश में 98 स्थानों पर स्क्रीन लगाई गई है। वहीं 5 जिलों के 21 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही 7,878 बूथों पर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और लाभार्थी भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया है। इसके लिए अखिलेश मैनपुरी में जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। अगर अखिलेश यादव विधानसभा की ये सीट जीत लेते हैं तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना होगा। आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। और इन चुनावी गतिविधियों के बारे में लखनऊ से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। रामेंद्र, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचलों की, आज प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वपूर्ण वर्चुअल रैली है और लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री को सुनने का।